नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन कि यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ईगा स्विएटेक, इन्होंने क्या किया, यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला ऑप्शन है आपका एशले बार्टी, इन्होंने कौन सा खिताब जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, एशले बार्टी ने जीता है। और एशले बार्टी किस देश से हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और इन्होंने अब संन्यास ले लिया है खेल से। अगला ऑप्शन है एलिना रिबाकिना, एलिना रिबाकिना के बारे में पूछा गया है, तो विंबलडन ओपन। ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, एलिना रिबाकिना ने। एलिना रिबाकिना किस देश से हैं, कजाकिस्तान से हैं। एशले बार्टी किस देश से हैं, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से हैं। ईगा स्विएटेक किस देश से हैं, ये पोलैंड से हैं। अगला ऑप्शन है आरेना सबालेंका, तो ये बेलारूस से हैं और इन्होंने कौन सा खिताब जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, आरेना सेबालेंका ने जीता है। और ये जो ईगा स्विएटेक हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 में भी महिला एकल का खिताब जीता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो हमसे पूछा गया है यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये बात याद रखनी, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने इसी में शामिल कर लिया है। अगला ऑप्शन है पीटी उषा। पीटी उषा भी बहुत चर्चा में इस समय, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, का अध्यक्ष। और भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है पीटी उषा। ये कहां से हैं, केरल से हैं। ये राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। तो पीटी राज्यसभा की सांसद भी हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया पीटी उषा को, राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं। और इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इन्हें पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, केरल से हैं ये, पयोली एक्सप्रेस। इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है, उड़न परी, पयोली एक्सप्रेस। तो ये आप बातें याद रखना है पीटी उषा के बारे में, ये एक धावक हैं। अगला ऑप्शन है हिमा दास, तो इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। ये किस राज्य से हैं, हिमा दास, तो ये असम से हैं। तो हिमा दास असम से हैं, ढींग एक्सप्रेस से संबंधित है। पीटी उषा केरल से हैं और हाल ही में इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं ये। शोएब अख्तर, इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और एक नाम और याद रख सकते हैं, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिख। ये भी एक धावक है, फ्लाइंग सिख। तो ढींग एक्सप्रेस के बारे में पूछा गया, तो हिमा दास का आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ। तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ, तो आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ। तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ, तो वेस्ट इंडीज में हुआ। तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ। और इसमें विजेता कौन रहा, तो विजेता भारत रहा। और उपविजेता कौन रहा, तो उपविजेता इंग्लैंड रहा।
तो ये बातें याद रखनी है। इसका आयोजन पूछा गया था, तो आयोजन वेस्ट इंडीज में होगा। विजेता कौन रहा, तो विजेता भारत रहा। उपविजेता कौन रहा, इंग्लैंड। तो ये भी जानकारी आपसे अगली शिफ्टों में पूछी जा सकती है। तो मेरे द्वारा जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है उसे अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। अगला ऑप्शन है श्रीलंका। तो एशिया विश्व कप, एशिया कप क्रिकेट का जो है एशिया कप, ये क्रिकेट का एशिया कप 2022 का विजेता कौन रहा, श्रीलंका। पाकिस्तान को हराकर इसने एशिया, ये भी आपसे पूछा गया है कि एशिया कप 2022, एशिया क्रिकेट कप 2022 का विजेता कौन रहा। तो एशिया कप ये क्रिकेट का है, 2022 का विजेता कौन रहा, श्रीलंका विजेता रहा। किसको हराया इसने, पाकिस्तान को हराया। ये कब कहां पर हुआ, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया दक्कन की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है कोची या कोचीन। तो कोची या कोचीन, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कोची या कोचीन को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है पुणे, इन्हें दक्कन की रानी कहा जाता है, दक्कन की रानी पुणे को कहा जाता है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है उसकी रानी कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी। ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो सतपुड़ा पंचमढ़ी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। दक्कन की रानी किसे कहते हैं, पुणे को। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, कोच्चि या कोचीन को। मंसूरी को क्या कहते हैं, मंसूरी कहां पर है, उत्तराखंड में है। और इसे पर्वतों की रानी कहते हैं, पर्वतों की रानी। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप ये सभी जानकारी कलेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो पुणे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार बना। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है 21वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ, 1967 में, 1967 में हुआ। इसके तहत क्या किया गया कि जो भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची थी, इसमें 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। इसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसके तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और बढ़कर कितनी हो गई, 15। दूसरा ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ, 2002 में हुआ। इसके तहत क्या हुआ, शिक्षा को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया, शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार। और संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। अगला ऑप्शन है पहला संविधान संशोधन। ये कब हुआ, 1951 में हुआ। इसके तहत क्या किया गया, नवी अनुसूची जोड़ी गई, नवी अनुसूची। नवी अनुसूची किससे संबंधित है, नवी अनुसूची, नवी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो नवी अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में। अगला ऑप्शन है आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। इसके तहत क्या किया गया, संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो इसके लिए कहां पर प्रावधान किया, भाग 4A में। किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया, 51A में। मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान अर्थात भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रावधान लिया गया। इसके लिए 42वें संविधान संशोधन के लिए या मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। तो मूल कर्तव्यों से संबंधित है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। 1976 में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है, तो ये 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य भी। और इसके तहत माता पिता और अभिभावकों का एक कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित कराएं। तो इस आधार पर आपका जो आंसर हो जाएगा कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कब बनाया गया, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा आंतरिक ग्रह है, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। और इस सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और इन सभी ग्रहों के कुछ उपग्रह हैं, कुछ ग्रहों के एक भी उपग्रहों की अभी तक खोज नहीं हुई है। और तो इनमें से कुछ आंतरिक ग्रह हैं, कुछ बाह्य ग्रह हैं। तो बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और यहां पर कूपर बेल्ट है, यहां पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं।
बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह हैं। तो ये जो कूपर बेल्ट है मंगल ग्रह के इधर, ये वाले ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह, और ये वाले बाह्य ग्रह कहलाते हैं, बाह्य ग्रह। ये सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह हैं। और बुध सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, प्रेशर कुकर प्लेनेट कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह है ये, पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी नीला ग्रह है, हरियाली है यहाँ पर, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपसे आंतरिक ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया आजादी के बाद, भूदान आंदोलन। अर्थात हमारे देश में बहुत सी अधिकांश आबादी ऐसी थी जिसके पास एक भी जमीन नहीं थी, और कुछ जमींदारों के पास लगभग अधिकांश जमीन का संकेंद्रण था। तो इन्होंने क्या किया, जमींदारों से भूमि मांगी, भूमिहीनों को दान करने के लिए, तो भूदान आंदोलन चलाया। इन्होंने जमींदारों से कहा अपनी जमीन का दान करो भूमिहीन लोगों के लिए, भूदान आंदोलन चलाया। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने, और 1940 में महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह शुरू किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके पहले सत्याग्रही थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे एनी बेसेंट। इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया, और इस लीग ने आंदोलन चलाया, होम रूल लीग आंदोलन चलाया। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया, और इस लीग ने 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन चलाया, एनी बेसेंट ने। ये आयरलैंड की महिला थी, भारत आई थी थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में, और फिर इन्होंने देखा कि अंग्रेज कैसे भारतीयों का शोषण और दमन कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से सक्रिय राजनीति में, अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में शामिल कर लिया। और हमारे देश की आज़ादी में इनका भी बहुत अहम योगदान रहा, एनी बेसेंट का। इन्होंने वेकअप इंडिया नामक पुस्तक लिखी, इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में आ जाते हैं, और इसके बाद 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को चलाया। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया। कब? 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किया, और 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, 1922 में वापस ले लिया। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का संचालन किया, इसी का एक भाग है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी का भाग है दांडी मार्च। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को चलाया, और 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। हेनरी विलियम डेरोजियो, हेनरी विलियम डेरोजियो, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया, यंग बंगाल आंदोलन। तो इनका भी नाम याद रखना है, यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरोजियो ने चलाया था। और यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया ये समाचार पत्र है महात्मा गांधी का, यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी करते थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरोजियो ने चलाया। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा, यहां से प्रत्येक ऑप्शन से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, तो करंट अफेयर से संबंधित है, तो प्रत्येक फैक्ट को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन है लेह हवाई अड्डा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट लद्दाख में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा या दिल्ली हवाई अड्डा भी इसे बोलते हैं, भारत का पहला यह भी फैक्ट पूछा जा चुका है, पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित, नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट। तो भारत का पहला पूर्ण रूप से नवीकरणीय अर्थात हाइड्रो एनर्जी, अर्थात जो पानी के माध्यम से बिजली बनाई जाती है, और
सोलर एनर्जी, इन दोनों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके इस हवाई अड्डे को संचालित किया गया और यह तमगा प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला हवाई अड्डा बना। कोचीन या कोच्चि हवाई अड्डा 100% पूर्ण रूप से 100% सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला एयरपोर्ट, भारत का नहीं दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना कोचीन एयरपोर्ट या कोच्चि एयरपोर्ट। 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट कोच्चि एयरपोर्ट। केंपेगौड़ा एयरपोर्ट ये बंगलुरु में है, बंगलुरु कर्नाटक, ये बंगलुरु कर्नाटक में है। भारत का सबसे अच्छा एयरपोर्ट केंपेगौड़ा एयरपोर्ट। यहीं पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का निर्माण किया गया है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये भी याद रखना है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का निर्माण किया गया है यहीं पर केंपेगौड़ा एयरपोर्ट बंगलुरु में है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित देश और दुनिया का पहला एयरपोर्ट कोच्चि एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिंधु की सहायक नदी है तो झेलम, ये भी सिंधु की सहायक नदी, चिनाब भी सहायक नदी है, रावी भी सहायक नदी है, जास्कर, तो सिंधु की सभी सहायक नदियां हैं। सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है, तो सिंधु का उद्गम वर्तमान के चीन अर्थात तिब्बत से होता है और फिर ये भारत में प्रवेश करती नदी, फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है सिंधु नदी और फिर ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो सिंधु नदी के बारे में ये चीजें ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 52। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया, के पद का उल्लेख, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 52 में। आर्टिकल 52 में कहा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 53 में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बात आर्टिकल 53 में कही गई। आर्टिकल 54 में यह बताया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डाल सकता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। तो इसमें यह बताया गया आर्टिकल 54 में कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डाल सकता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर चलने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। हालांकि आज तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है और महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, यूएसए के संविधान से, इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा 61। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है ये संघ एवं उसके राज्य से क्षेत्र से संबंधित, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 इसमें शामिल है। भाग 9 ये किससे संबंधित है, भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज भाग 9 संबंधित है। आर्टिकल इसमें 243 पी से 243 जेड जी, सॉरी ये तो नगर पालिकाओं का आर्टिकल हो जाएगा, बाय मिस्टेक ये हमसे ले गया, इसे हम इरेज करते हैं। तो भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है और इसमें आर्टिकल शामिल हैं 243 से 243 पी। भाग 9A आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हम ऐसे ऑप्शन रखते हैं ताकि एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया जा सके। ये नगर निकायों से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9A इसमें कौन से आर्टिकल शामिल है, तो इसमें वो वाले आर्टिकल शामिल जो हमने बाय मिस्टेक यहां पर बता दिया। तो 243 पी से यहां पर फिर एक गलती होगी छोटी सी, 243 ओ है, 243 से 243 ओ ये पंचायती राज से संबंधित है और 243 ओ के बाद कौन सा आएगा, पी आएगा। 243 पी से 243 जेड जी ये नगर पालिका से संबंधित है। और भाग 9 बी
भाग 9b किससे संबंधित है? तो ये सहकारी समितियों से संबंधित है, सहकारी समिति। तो ये वाला भाग सहकारी समिति से संबंधित। इसमें कौन से आर्टिकल शामिल हैं? तो 243 जेड, जी तक यहां पहुंच गए, जी के बाद एच, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक सहकारी समितियों का उल्लेख है। अब अगर पूछा जाए ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ये 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2011 में। ऐसे ये पूछा जा सकता है ये वाला भाग किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया और 93 से प्रभावी हो गया। ऐसे ये पहला ये 9वां भाग कब जोड़ा गया, तो ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? 1992 में। कब प्रभावी हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। तो एक एक पॉइंट आपको नोट करके रखना है। तो पंचायतों के बारे में भाग 9 में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? तो पहला ऑप्शन है भारोत्तोलन। तो मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से। ये किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। तो ये भी याद रखना क्योंकि कल वाली शिफ्ट में पूछा गया था निखत जरीन का संबंध किस राज्य से है, इसलिए हम राज्य भी बता रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा मुक्केबाजी। तो एमसी मैरी कॉम का संबंध किससे है? एमसी मैरी कॉम, इनका संबंध है मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी से। ये किस राज्य से है? ये भी मणिपुर से है। मणिपुर से संबंधित है एमसी मैरी कॉम। और मुक्केबाजी से ही संबंधित है निखत जरीन, जिनके बारे में कल पूछा गया। निखत जरीन ये भी मुक्केबाजी से संबंधित है। और ये किस राज्य से? ये तेलंगाना से है। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन हुआ, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022, इसमें निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला ऑप्शन है बैडमिंटन। तो पीवी सिंधु का संबंध, पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। और अगला ऑप्शन है टेनिस। तो सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। सानिया मिर्जा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से। साइना नेहवाल बैडमिंटन से और सानिया मिर्जा टेनिस से। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में आप अपने पास कलेक्ट करके रख सकते हैं ताकि आने वाली शिफ्ट में आपको कुछ यहाँ से लाभ मिल सके। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा लवलीना बोरगोहन के बारे में पूछा गया, तो मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसमें मौलिक एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। सेब, सेब में मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड ये सेब में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इमली, इसमें टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड। तीसरा ऑप्शन है संतरा, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। चौथा ऑप्शन है दही, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। अगर टमाटर के बारे में भी पूछा जाता है, टमाटर, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड। पालक में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो सेब के बारे में पूछा गया तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है किसे टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर के नाम से जानते हैं। टीपू सुल्तान कौन है? तो आधुनिक मैसूर की स्थापना 1760-61 ईस्वी में हैदर अली ने की थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी और पुत्र टीपू सुल्तान है। श्री कृष्ण सिंह, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, तो इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार केसरी। सुभाष चंद्र बोस, इन्हें देश नायक के नाम से जाना जाता है। देश नायक।
आपसे लेखपाल के पेपर में पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये लेखपाल में पूछा गया था। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर हुआ, तो महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन, इसमें जो पहला ऑप्शन है भारत, तो ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 ये भारत में। अगला ऑप्शन है, इसका आयोजन कहां पर हुआ, भारत में। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। अगला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, और तो यहां पर ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023, तो ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। अगला ऑप्शन आपसे पूछा, अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, तो यहां पर क्या, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर होगा, बांग्लादेश में। और अगला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, तो ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ था। तो आपसे एक फैक्ट पूछा गया, कई फैक्ट आपको बताया जा रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, अगले आने वाले शिफ्टों में बहुत पूछे जाएंगे, नहीं अच्छे से तैयार करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही से मिलते जुलते फैक्ट हैं, इनको ध्यान से इनमें अंतर समझना है और फिर इन्हें तैयार करना है। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां होगा, बांग्लादेश में होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पुरंदर की संधि कब हुई, तो पुरंदर की संधि के बारे में पूछा गया। पहला ऑप्शन है 1765, इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। तो अंग्रेजों ने 1757 के प्लासी के युद्ध तथा 1764 के बक्सर के युद्ध के माध्यम से बंगाल में अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, और इसके बाद फिर अंग्रेजों ने 1765 में जो संधि की उसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। 1665 ईस्वी में मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए मुगल वंश के शासक औरंगजेब ने अपने सेनापति जयसिंह को मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए भेजा। तो इसमें होता क्या है कि शिवाजी जयसिंह को, इसमें जयसिंह शिवाजी को संधि करने के लिए बाध्य कर देते हैं, अर्थात इसमें शिवाजी की सिचुएशन कमजोर हो जाती है थोड़ी सी, और जिसमें ये जयसिंह के साथ शिवाजी संधि करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। तो जयसिंह के साथ शिवाजी संधि करते हैं, और इसी संधि को पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है, पुरंदर की संधि। तो ये संधि किसके किसके मध्य हुई, शिवाजी और जयसिंह। ये जयसिंह कौन है, तो जयसिंह सेनापति के रूप में भेजे गए थे, किसके सेनापति, तो मुगलों के सेनापति औरंगजेब, औरंगजेब के सेनापति के रूप में ये भेजे गए थे, तो ये याद रखना है। अगला ऑप्शन है आपका 1802, 1802 में बसई या बसीन की संधि हुई, बसीन की संधि, ये आपसे जीडी में पूछी जा चुकी है संधि, बसीन की संधि हुई। तो बसीन की संधि 1802 में हुई, और यहां पर किसके किसके मध्य, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के मध्य हुई। तो ये पॉइंट याद रखना है। अगला ऑप्शन है 1809, अमृतसर की संधि हुई, अमृतसर की संधि, ये किसके मध्य हुई, तो अमृतसर की संधि हुई अंग्रेजों और पंजाब के शासक, पंजाब के राजा रणजीत सिंह के मध्य। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से तीसरी और चौथी शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन हमें मिले थे उनको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे उतने ज़्यादा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।